अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोशन इन सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड में देखेंगे। फिर मेन जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्लॉक फंक्शन। फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे ब्लॉक थ्योरम का। तो ये आज की आउटलाइन है। शुरू करते हैं। टॉपिक काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन मोशन इन सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड की जब हम बात करते हैं तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड हमारे पास किस चीज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्शन है एक ऐसी जगह पे जहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। जो क्लासिकल थ्योरी कहती थी वो तो जीरो पोटेंशियल या कांस्टेंट पोटेंशियल को डील करती थी, जबकि बैंड थ्योरी कहती है कि भाई पोटेंशियल आपका जीरो नहीं है, यानी वेरी कर रहा है। तो शुडिंगर वेव इक्वेशन जो हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे क्रिस्टल के अंदर वो एक कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड करती है। तो वो अजम्पशंस क्या है कि जो आप वेव फंक्शन बनाओगे किसी आइगन स्टेट का वो कंपैटिबल होगा किससे, सर्टेन एनर्जी स्टेट ई से, जो हम किसी पीरियोडिक लेटर्स में के लिए देखेंगे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ गए? यानी वेव फंक्शन एनर्जी स्टेट से कंपैटिबल होना चाहिए। अगली चीज जो बैंड थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यानी कि क्रिस्टल में कहीं पे भी। तो इफेक्टिव पोटेंशियल जो हम उसका रिप्रेजेंट करेंगे वो वी आर से कर देंगे। फिर अगली बात कि हम जो अडॉप्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन मॉडल की वो हम कहेंगे कि वन इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी जैसे पिछला टॉक कह रहा है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम बनाएंगे, फिर उसको एप्लीकेबल कर देंगे सबके लिए। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सामने लिखी गई, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब ब्लॉक फंक्शन क्या है? अब हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन है वो मुख्तलिफ तरह के पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कि कंसीडर किए ब्लॉक ने। पूरा नाम एफ ब्लॉक ऑफ फ्लिक्स ब्लॉक इसे कहते हैं। तो उन्होंने एनालिसिस किया कि ये जो पोटेंशियल है दो तरह का, दो चीजों का मजमुआ है, दो तरह की कंट्रीब्यूशन का मजमुआ है। वो क्या कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा आपको एरे ऑफ एटॉमिक कोर से, जो एक स्पेसिफाइड परफेक्ट लेटस के रूप में हम देखेंगे, और ये आपके पास ट्रांसलेशनल सिमेट्री रखेगा। फिर दूसरा कि तमाम जो उसके इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा तो उसकी वजह से टोटल पोटेंशियल आएगा आपके पास। अब ब्लॉक ने कंक्लूड किया कि एक वेव फंक्शन जो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे पोटेंशियल के लिए ये जो दो पोटेंशियल थे इसके लिए वो इस रूप में आएगा कि आपके पास साई के आर यू के आर ई की पावर योटा के डॉट आर। अब यू के आर बुनियादी तौर पे एक फंक्शन है जो कि आपके पास वैसी ही, यानी आपके पीरियोडिसिटी रखता है जैसी पीरियोडिसिटी आपके पास यानी लेटेस्ट के अंदर होती है। ठीक होगी बात? तो इसी को हम ब्लॉक थ्योरम कहेंगे। आगे चल के ब्लॉक थ्योरम की प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं। फिर वक्त तो एक सादा सादा बात की कि इस फंक्शन की भी वैसी ही पीरियोडिसिटी है जैसी मेरे लेटेस्ट के अंदर पीरियोडिसिटी है। अच्छा, अब इसका मतलब अगर मैं कहूं इस इक्वेशन 2 की कुछ अहम प्रॉपर्टीज क्या पता चल रही हैं, तो इस तस्वीर को आप देखो। इस तस्वीर को मैं समझाता हूं कि आपके पास ये वेव फंक्शन जो आप देख रहे हो ये ट्रेवलिंग प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कंपोनेंट ई की पावर योटा के आ रहा है, और जो कंट्रीब्यूशन यू के आर यानी फंक्शन की जानिब से आ रहा है वो आपके फ्री पार्टिकल को मॉड्यूल कर रहा है, यानी वेव को इस तरीके से कि उसका एम्पलीट्यूड ओसिलेट कर रहा है एक को एक आइन से दूसरे आइन तक। ठीक है, आपके पास यानी एक वेव का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और दूसरी अहम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो ब्लॉक फंक्शन था आपके पास क्रिस्टल में वो डीलोकलाइज्ड है थ्रू आउट द क्रिस्टल, यानी कि आपने उसे किसी एक आइन और कोर के लिए फिक्स नहीं किया हुआ और लोकलाइज नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में शेयर होता है। तो इस चीज को हम ज़हन में रखेंगे कि जो फंक्शन आपने लिया है वो इस तरीके से चूज करेंगे कि आपके पास इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ जाएगी, वो आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर पीरियोडिक होगी क्रिस्टल के अंदर। बात समझ आ गई? तो ये बहुत अहम दो प्रॉपर्टीज थी जो ब्लॉक फंक्शन से हमने हासिल की, इस तस्वीर से जो हमने समझी इस चीज को। अब जनाब अगर मैं कहूं कि स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट मुझे चाहिए, तो आप कहोगे आइगन फंक्शन ऑफ द वेव इक्वेशन, यानी इसकी यूकेआर की हम बात कर रहे हैं फॉर पीरियोडिक फंक्शन, वो वही फॉर्म रखेगा जो प्रोडक्ट होगा किसका, प्लेन वेव और फंक्शन यूकेआर विद द सेम पीरियोडिसिटी एज द क्रिस्टल लेटस।
बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये जो साई के आर है ये आइगन फंक्शन है आपके पास वेव फंक्शन का, और आपके पास ये किसके बराबर आया? ये दो चीजों का हासिल जरब है, एक आपकी ई की पावर योटा के आर यानी प्लेन वेव, और यू के आर यानी कि फंक्शन। तो इन दोनों का हासिल जरब है, और ये वेव फंक्शन वही पीरियोडिसिटी रख रहा है जो क्रिस्टल लेटस के पास है। अब इस चीज को प्रूव करते हैं। लेट्स से हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ, जबकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में को वन डायमेंशनल केस में ले लेते हैं, तो आपको इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो ये आ जाएगा, साई बराबर आ जाएगा ई की पावर योटा के एक्स के बराबर। हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास ई माइनस वी नॉट, चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो एच कट स्केयर के बाई टू एम, तो पी स्केयर बाई टू एम आ जाएगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी बन गई इलेक्ट्रॉन की। तो अब हम कहेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन में जब हम वन डायमेंशनल यानी ट्रांसलेशनल सिमेट्री देखेंगे, पीरियोडिक पोटेंशियल देखेंगे, तो पीरियोडिक पोटेंशियल को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सादा सादा मतलब कि जो पोटेंशियल एक्स पे है वही पोटेंशियल एक्स प्लस ए पे आएगा। ए आपका पीरियोडिसिटी या लेटेस्ट कांस्टेंट जिसे आप बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसका मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन आप लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आपने थोड़ा सा एक्स के साथ मेंशन कर दिया ताकि आपको वन डायमेंशन का केस मिले। तो आप इसका जो सोल्यूशन लिखोगे वो क्या लिख दोगे? आप लिखोगे साई के एक्स ई की पावर योटा के एक्स यू के एक्स आ जाएगा। अब आप देखो, अगर हम कहें कि आपके पास ये जो यूकेएस है ये आपका प्लेन वेव मॉड्यूलेट कर रहा है, ये वाला फंक्शन जो कि पीरियोडिसिटी रखता है किसके साथ? लेटस के साथ, इस चीज को हम ब्लॉक थ्योरम कहते हैं। और ये जो इक्वेशन 4 और ये जो साथ में लिखी इक्वेशन है इसे हम ब्लॉक फंक्शन कह देते हैं। बात समझ आ गई? तो अब आपका जो ब्लॉक फंक्शन है उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि आपके पास, यानी अगर आप एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट तक जाते हैं तो पीरियोडिसिटी मिलनी चाहिए। वही चीज अब मैंने कर दी कि आपने एक्स प्लस से जहां जहां एक्स आ रहा था उसकी जगह एक्स प्लस से कर दिया, ई की पावर योटा के को इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब आपने ई की पावर योटा के को अलग कर दिया, इस सारे को साइड पे कर दिया। अगर आप ये जो चीज देख रहे हैं रेड कलर के अलावा, तो ये सारी सारी तो साई के एक्स के बराबर है, तो इसका अंदर सारे को साई के एक्स लिखा जा सकता है। जिस चीज को मैंने रेड किया उसे क्यू लिखा जा सकता है। तो आपको देखा ये चीज सिमेट्री प्रूफ हो गई कि आपके पास वही वेव फंक्शन वहां पे हासिल हो गया आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सॉल्यूशन जो है उसको ब्लॉक फंक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो थ्योरम प्रूव हो जाता है आपके पास कि पीरियोडिसिटी को रिपीट कर रहा है, कि आपका वेव फंक्शन एक सर्टेन के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, अब अगर हम ये फर्ज करें कि जी एक्स और एफ एक्स दो रियल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन के, यानी पहले एक हमने उसका सॉल्यूशन माना कि अब मैंने कहा दो सॉल्यूशन है और रियल है, इंडिपेंडेंट है, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल होगी वो आपके पास टू इंडिपेंडेंट्स का सॉल्यूशन होगी, और तमाम सॉल्यूशन को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट से जाहिर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जैसे आपने यहाँ पे साबित किया है जी एक्स प्लस से एफ एक्स प्लस से, ये भी सॉल्यूशन होंगे श्रोडिंगर के, जैसे यहाँ पे साबित किया कि ये सॉल्यूशन बन रहा है आपके पास। तो जनाब आप एफ एक्स प्लस ए, और इसे आप अब रिजल्ट लिख सकते हैं अल्फा वन एफ एक्स प्लस अल्फा टू जी एक्स, फिर जी एक्स प्लस ए को लिख सकते हैं बीटा वन एफ एक्स और बीटा टू जी एक्स, और अल्फा और बीटा क्या है? एनर्जी के फंक्शन है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को आप लिख सकते हो कि साई एक्स ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स के तौर पे लिखा जा सकता है। यानी अगर आप रिवर्स मैनर में चलते हैं तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपके उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके पास ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में आ रहे हैं। ये जो 6a और 6b है, अगर हम इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखें इस तौर पे साई एक्स प्लस ए की लैंग्वेज में, तो ये दोनों सम अप में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए की इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। तो अब आपके पास ए और बी को अगर हम लेना चाहते हैं, वैल्यू चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन, ये बराबर आ जाएगा क्यू ए के, और आपके पास ए अल्फा टू बी बीटा टू ये बराबर आ जाएगा क्यू बी के। ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ये देख रहे हैं, इक्वेशन 5 में देखा था ना क्यू मल्टीप्लाई कर गया था उससे, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, क्यू यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। तो हम हासिल कर सकते हैं कि साई एक्स जो आपका वेव फंक्शन है, जैसे मैंने वो इक्वेशन जो 5 लिखी थी उसकी जो ये प्रॉपर्टी मैंने रिपीट कर दी यहाँ पे। अब आपने जो 7a और 7b है यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे डिटर्मिनेंट पैटर्न पे लिख सकते हैं
Q तो कांस्टेंट था। तो अब आप कहोगे कि इसका रिजल्ट अगर 0 के जवाब में आता है तो आप जस्ट इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, आपके पास जस्ट अलजेब्रा है, आप इसको 4 फैक्टर से आ जाएंगे, एक फैक्टर यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा आपने तरतीब दे के लिख लेनी है। आपने Q वाले फैक्टर इकट्ठे कर दिए, Q स्क्वायर एक साइड पे हो गया और साथ बगैर Q वाले फैक्टर एक तरफ कर लिए, तो ये क्वाड्रेटिक आपके एक इक्वेशन के तौर पे आ गई। सॉरी, ये Q2 नीचे गया हुआ है, ये स्क्वायर के पैटर्न पे था जी। तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शक्ल में आ गई है, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको बताऊंगा ए अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फा 1 बराबर 1 के है। तो आपके पास वो जो इक्वेशन 6 आई थी, इसको अगर मैं कहूं कि यहां से हमें चाहिए अल्फा 1 बीटा 1, तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब एफ प्राइम याद रखना, डी एफ बाई डी एक्स से आगे चल के ये काम आएगा। तो जो शुडिंगर की इक्वेशन है, एफ एक्स को मैं जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जी एक्स वाले को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि जो जी एक्स वाली इक्वेशन थी शुडिंगर की, उसके साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई कर गया, और जो एफ एक्स वाली इक्वेशन थी उसके साथ जी एक्स मल्टीप्लाई कर गया। अब अगर आप इन ए और बी को सब्ट्रैक्शन पे डालते हो तो ये रूप आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो एफ जी डबल डैश माइनस जी एफ डबल डैश, बाकी चीजें आपने यानी उसको लेके दूसरी तरफ जाके खत्म कर दी है, वो कट जाएंगी वैसे ही। तो इक्वल टू 0 आ गया। डबल डैश का मतलब, सिंगल डैश का मतलब था ना एक दफा डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब है 2 दफा डेरिवेटिव। तो अब आपके पास आप इसमें से डी बाई डी एक्स यानी प्रोडक्ट रूल के तहत भी इसको सोच सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन उठाते हो तो आपको पता लगेगा ये कांस्टेंट है सारे का सारा, क्योंकि आप डिफरेंशियल रूट ले रहे हो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आएगा, तो ये जवाब पता चल गया। तो डिटर्मिनेंट पैटर्न पे आप इसे लिख सकते हो इस तौर पे कि जवाब कांस्टेंट आए। अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 10 बनी थी यहाँ पे, दिस वन जो आपने बनाई थी, आप इससे नतीजा कर सकते हैं अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इक्वल है 1 के। तो आप कहोगे ये इक्वेशन आप 9 में यूज कर लो, तो वो जो वहां पे रिजल्ट आ रहा था दिस वन, ये जो आपके पास दिस वन ये चीज आई थी, अब आप इस सारे को किसके बराबर ले सकते हो, 1 के बराबर ले सकते हो, दिस वन। तो अब आपके पास जनाबे वाला क्या आ गया कि ये इक्वेशन की शक्ल ये बन गई, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। अब हमने देखना है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 2 ये आपका रियल फंक्शन है एनर्जी का, ये याद रखना है। और दो रूट्स बनेंगे, जाहिर सी बात है Q1 Q2 के नाम पे ले लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वेव फंक्शन आएंगे, साई 1 साई 2। तो अब आपके पास अगर हम कहें कि इसको सॉल्व करें तो आप दो पॉसिबिलिटीज आएंगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आप वो वैल्यूज प्लेस करो तो ये लेस देन, आपके पास ये इक्वेशन आ रही है अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4 है। तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, तो इसका मतलब Q1 आ जाएगा e की पावर योटा के ए, Q2 बराबर आ जाएगा माइनस योटा के ए, और आप उसको वेव फंक्शन के तौर पे लिख सकते हो। तो Q1 की वैल्यू अब आपको मालूम है, Q2 की वैल्यू मालूम है, तो आपके पास ये वही शक्ल आ गई जो मैंने बिल्कुल शुरू में बनाई थी। बात समझ आ गई? जो इसका मतलब ये ब्लॉक के शुडिंगर इक्वेशन ब्लॉक के तौर पे, ब्लॉक इक्वेशन थ्योरम के तौर पे सर्व कर सकती है शुडिंगर वेव इक्वेशन। मगर अगर आप कहें कि जाहिर है दो रूट्स आने थे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो अगर आप इसे ग्रेटर देन 0 कहोगे तो आप कहोगे कि ये रियल होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो आपके पास ये रूट्स कॉरेस्पॉन्ड जाहिर है शुडिंगर के लिहाज से आएंगे। तो आप इसे ई पावर म्यू एक्स यू एक्स लिखोगे, ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ये एक्स नीचे इसमें है तो आप इसे वैसे ही लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो माइनस म्यू एक्स यू एक्स के तौर पे लिखेंगे। अब Q1 का कौन रोल प्ले कर रहा है, ई की पावर म्यू एक्स, और Q2 का माइनस म्यू एक्स के तौर पे आ रहा है। तो जनाबे वाला अब आप अगर देखें तो ये मैथमेटिकली तो ठीक है कि मैथमेटिकली तो आपका रिजल्ट सही बन रहा है, रियल क्वांटिटी आ रही है, मगर यानी मैथमेटिकली साउंड है, मगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वजह क्योंकि ये अपने एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते साई एक्स प्लस से, और या आपके पास इस तौर पे, ठीक है, शुडिंगर इक्वेशन के तौर पे। तो ये सोल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं होगा, यही सोल्यूशन आपका पॉसिबल होगा जिसको हमने ऊपर स्टडी करके आए हैं, ठीक है। और अगर आप इसके देते ना साई एक्स प्लस से और साई एक्स की रेशियो लेते तो वो इनफाइनाइट आ जाता, जबकि हमने माना हुआ है कि उसे बाउंड होना चाहिए एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर, यानी आयनिक कोर के अंदर। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।